हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPAG 174, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वो आपका कोर्स कोड है और आपका कोर्स टाइटल है सतत विकास। राइट, बहुत तेज़ी के साथ इस वीडियो को बनाएंगे और बहुत एक कम समय में जो इस बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, उसको मैं बता दूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। राइट, तो ये बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सतत विकास, जो कि आपका कोर्स टाइटल है और आपका कोर्स कोड है BPAG 174। ये देखते हैं, इसमें जो है इसमें 4 ब्लॉक्स है। ठीक, इसमें 4 ब्लॉक्स है और फर्स्ट ब्लॉक में आपके 4 यूनिट है और सेकंड ब्लॉक में 3 यूनिट है और थर्ड ब्लॉक में आपका 3 यूनिट है एंड फोर्थ ब्लॉक में आपका 4 यूनिट है। यानी ये टोटल कितने हो गए ये? तो 4 और 6 10 और 4 हो गए आपके 14। टोटल 14 यूनिट है। बहुत तेज़ी के साथ 45 या 50 या 1 घंटे के करीब में ये वीडियो होगा, उससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। सिर्फ इसमें करना ये है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेना है, जो VVI है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा और सतत विकास का अर्थ पहला है और स्वरूप और क्षेत्र। इसमें आइए देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 यहाँ पे यूनिट 1, ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1 सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट आपका है सतत विकास का अर्थ को समझाते हुए इसके स्वरूप को बताए। इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, सतत विकास क्या है ना, इसके क्षेत्र क्या है, इस तरीके से इसमें इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, ये विकास क्या है। फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, इसमें क्या है कि विकास के साहित्य में सतत विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है और स्थान है। सतत विकास विकसित और विकासशील दोनों देशों में विकास विशेषज्ञों, पर्यावरणवादियों और राष्ट्रीय नेताओं के बीच तर्क वितर्क और बातचीत का केंद्र होता है, सेंटर होता है। राइट, अब इसमें हम देख रहे हैं कि विकास जो है ये संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और आयोग और विश्व नेता सतत विकास के महत्व को समझते हैं। वे निर्णायक दृष्टिकोण के हैं जो वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का मूल्य घटा रहे हैं, जो कि भावी पीढ़ियों के लिए संभातन विनाशकारी है। क्या भविष्य की पीढ़ियों को और न केवल वर्तमान पीढ़ियों को उन पृथ्वी संसाधनों की आवश्यकता है? ठीक है, क्या वे क्या उत्पादन करेंगे? अत्यधिक खेती, जंगलों का विनाश, है ना, इस तरीके से इस आपके यूनिट में बात किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ सतत विकास का अर्थ क्या है, तो ये समझ लीजिए। देखिए, 1970 के दशक के शुरुआत में सतत विकास शब्द संभवतः बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन, ठीक है, बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन द्वारा अंकित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की संस्थापक थी। सतत विकास व्यापक रूप से लोगों की उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में समानता के विषय में है। ठीक, उस संदर्भ में जहां पर्यावरण समाज के असंतुलन से आर्थिक और सामाजिक सततता को खतरा हो सकता है। ठीक, सतत विकास की अवधारणा की विरासत का शीर्षक हमारा सामूहिक भविष्य के लिए पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटेड इन टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर को जिम्मेदार ठहराया गया, जो इसे विकास के रूप में परिभाषित करते हुए कहता है कि भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है, आवश्यक है। इस प्रकार यह मानव की पीढ़ियों के भीतर न्याय संगतता और अंतर पीढ़ीगत न्याय संगतता की अनिवार्यता को भी पूरा करने का प्रयास करता है। सतत विकास वह विकास है, समझ लीजिए यहाँ से सतत विकास है क्या। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सततता के मुद्दों और विशेष रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों पर केंद्रित करते हुए लंबी अवधि में विकास के साथ संबंधित है, जो कि राज्यों के गुणात्मक रूप से अलग अलग विशेषताओं या विचार के अंतर्गत प्रणाली के व्यवहार के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है। आगे बात समझ में। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, सततता के लिए आर्थिक विकास के बीच संतुलन, अर्थव्यवस्था में सभी
मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित है जो कल्याण में सकारात्मक योगदान प्रदान करते हैं। और पारिस्थितिक सततता सभी मात्रात्मक और गुणात्मक पर्यावरणीय कार्यनीतियाँ हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य करती है और अंततः कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधन का दोहन, निवेश की दशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन सभी सामंजस्य में है और मानव की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। यहाँ समझ में आएगी बातें। अब देखिए ब्रटलैंड कमीशन की परिभाषा के अर्थ, उन्होंने जो परिभाषा दिया था सतत विकास का, उसका अर्थ क्या है? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने का विश्व विकास रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा पारंपरिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है जो आर्थिक विकास को आवश्यकता लेकिन पर्यावरण संरक्षण को विलास का साधन मानता है। आगे बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है सतत विकास के स्वरूप, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत तेज़ी के साथ हम बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना है। सतत विकास, ठीक है, क्या है मैंने आपको बता दिया, उसका अर्थ क्या है उसको बता दिया, ठीक है, स्वरूप को मैंने अभी उस पर टिक आउट किया, उसको आप देख लीजिएगा। सतत विकास का जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सतत विकास के अर्थ और स्वरूप के हमारे खंड में पहले से की गई चर्चा में सतत विकास के क्षेत्र पर बहुत अधिक विचार विमर्श किया गया है। सतत विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधन और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। सतत विकास का लक्ष्य कल की आवश्यकताओं के समझौते किए बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका अर्थ है कि हम संसाधनों के वर्तमान स्तर का उपयोग जारी नहीं रख सकते क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो क्षेत्र है सतत विकास का क्षेत्र, देखिए पहला है सामाजिक आयाम, ठीक है, सोशल डायमेंशन, राइट, इसको आप देख लीजिएगा एक एक करके। दूसरा है आर्थिक आयाम यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। तीसरा है पर्यावरणीय आयाम, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। और चौथा है संस्थागत आयाम जो कि इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी सतत विकास लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे बस। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। सतत विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विशेषताएं। देखिए सिद्धांत क्या है इसका, कि सतत विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से सिद्धांत है जी? तो देखिए पहला सिद्धांत है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। ठीक है, आपको इस एक एक पॉइंट को, छोटा छोटा पॉइंट है, इससे आप एकदम एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बस समझ में। देखिए जैसे मैं कह दूँ कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य जो पृथ्वी संसाधनों का संरक्षण है करना है, इसका लक्ष्य पारिस्थितिक तंत्र को सतत बनाना है और इस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सहित पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आवश्यक है, ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे जो सिद्धांत है इसका समाज का सतत विकास। ठीक है, तीसरा है जैव विविधता का संरक्षण। चौथा है यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल। पांचवा है यहाँ पे मानव संसाधन का संरक्षण। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, उसी में क्वेश्चन पूछ देगा क्या, आके सतत विकास के क्षेत्र के बारे में बताएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन, राइट, इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। और इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पे दे दिए गए, सतत विकास की विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पे सतत विकास के क्षेत्र और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाते समय इन सुविधाओं को लागू करने की आवश्यकता है। आगे बस समझ में, आप यहाँ से थोड़ा सा इसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ। यूनिट फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, यूनिट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ, बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाना है। ठीक है, सतत विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सतत विकास के घटक। ठीक है, इसके घटक कौन कौन से हैं जी? तो सतत विकास के सामाजिक घटक, और उसके बाद में सतत विकास का आर्थिक घटक, सतत विकास के पर्यावरणीय घटक, इनके भी टाइप्स होंगे। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सतत विकास के घटक। ठीक है, सतत विकास जो है के घटक को ई से तीन स्तंभ यानी कि तीन
टाइप्स में इसे कहा जाता है जिन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। ये स्तंभ है समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, तीन ये है, ठीक है। इनमें निहित मूल विचार लोगों, निवास और आर्थिक प्रणालियों के बीच अंतर संबंध है। हम अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं और यह हमें मिट्टी, भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि प्रदान करता है ना। हम नहीं जानते कि जीवन के इन मूल तत्वों के बिना कैसे जीवित रहना है। एक स्वस्थ जीवन मंडल एक सतत समाज का निर्माण करता है जिसके बिना अशांति, गरीबी और बीमारी होगी। क्लियर है। सामाजिक भलाई और आर्थिक कल्याण एक दूसरे के सततता के लिए आश्रित होंगे और एजेंडा 21,900 पृष्ठ का एक दस्तावेज है जो कि सतत विकास के 3 स्तंभों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्र पर केंद्रित है। पहला क्षेत्र कौन है? सामाजिक और आर्थिक आयाम। दूसरा है संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। और दूसरा है कन्वर्जेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है यहाँ पे प्रमुख समूह यानी कि मेजर ग्रुप्स। और चौथा है आपका कार्यान्वयन के साधन, ठीक, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लें। सतत विकास के सामाजिक घटक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सतत विकास के जो सामाजिक घटक हैं, मतलब जो अभी हमने ये पढ़ा सामाजिक और आर्थिक आयाम, इसके अंडर में ये आता है। सतत विकास का सामाजिक घटक जो है, ये सामाजिक घटक में सततता को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सामाजिक और मानव घटक शामिल है, ठीक है। हमने पहली जो यूनिट है उसमें इस यूनिट में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। सामाजिक घटक की सततता का उद्देश्य सामाजिक व सांस्कृतिक सततता का निर्माण करना है और लोगों की अलगाव जैसी सामाजिक बीमारियों को रोकना है। आगे बस समझे। आम जनता बड़े बड़े व्यवसाय में यानी बिजनेस में क्या करते, कार्यरत रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने काम के बारे में वो पूरी जानकारी व समझ न होने के कारण वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे निराश रहते हैं और सापेक्षतावाद यानी कि रिलाविज्म के युग में कोई संपूर्ण मूल्य नहीं और बीमारियों के कारण भविष्य का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। विश्व ने इबोला, जी का, स्वार्स, स्वाइन फ्लू और अब कोविड-19 जैसे कई वायरसों का सामना किया है। सामाजिक सततता में सामाजिक समता और स्वास्थ्य समता और सामुदायिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दे शामिल होते हैं इसमें, राइट। अब देखिए सामाजिक सतत विकास के आयाम जो है यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। और इसमें पहला पॉइंट है इसमें जीवन की गुणवत्ता, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने सामाजिक सततता के 4 आयाम को निर्दिष्ट किया है। पहला है यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है वो उसमें पहला पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंसेस यानी कि पर्सनल हेट्रोजेनिटीज डिफरेंसेस, ठीक है, व्यक्तिगत विषमताएं, भिन्नताएं, ठीक है, वो इसे आप देख लीजिएगा। दूसरा है इसमें पर्यावरणीय विविधता यानी इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी। तीसरा है सामाजिक जलवायु, सोशल क्लाइमेट। और यहाँ पे चौथा है संबंध परक पहलू यानी कि रिलेशन एस्पेक्ट। और यहाँ पे इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आय वितरण यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। अब आइए यहाँ पे समानता और विविधता यानी कि क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो सतत विकास जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं घटक, जो घटक है इसमें ये 4 जो मैंने अभी बताया कि नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे ये अमर्त्य सेन ने ये 4 आयामों में निर्दिष्ट किया है। तो पहला निर्दिष्ट हम लोगों ने देख लिया, ये वाला जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सेकेंड है समानता और विविधता, राइट, क्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे सामाजिक सामंजस्य, सोशल कोहेंशन, लोकतंत्र और शासन, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। सतत विकास के आर्थिक घटक, वो सामाजिक घटक थे, अब हम आर्थिक घटक के बारे में देखेंगे। देखिए विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद अपेक्षाकृत विकसित अमीर देशों की एक बड़ी चिंता का विषय बन गया, जबकि अधिकांश राष्ट्रों ने यूके, जापान, स्पेन और जर्मनी जैसी शाही ताकतों से आज़ादी हासिल कर ली थी। आर्थिक विकास दुनिया भर के एक लोकप्रिय नीति एजेंडा था और विकास अर्थशास्त्र विषय की शाखा के रूप में उभरा। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक साधनों पर भी व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करता है।
यहाँ तक समझ में आया। विश्व स्तर पर अधिकांश देशों ने जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, मानव विकास सूचकांक उपायों में प्रगति की है। हालांकि अफ्रीका में कुछ नकारात्मक वृद्धि भी हुई और कुछ समस्याओं में निम्नलिखित निहित भी हुई। ठीक है, बढ़ती आय, असमानता और पर्यावरण पर विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा, मौजूदा सामाजिक संरचनाएं थी। देखिए, अब इसमें तीसरा है धातुय युग, है ना, एक्सपोनेंशियल एरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। उद्योग की भूमिका, ये इसी का पॉइंट है। आर्थिक जो सतत विकास के आर्थिक घटक हैं, ये सब उसमें पॉइंट है ये। ठीक है, आर्थिक इसमें सततता, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें जो है आर्थिक सततता में पहला पॉइंट है ये नवीकरणीय संसाधन, जो कि आप पहले 9 और 10 क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरा इसमें पॉइंट है सरकार को आर्थिक सिद्धांत और नीति, इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। राइट, अब देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी है, इसी का पॉइंट है ये, आप इसे देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। सतत आजीविका में मूल सिद्धांत जो है यहाँ पे कोर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, इसे एक आजीविका तभी सतत होती है जब वह प्राकृतिक संसाधनों के आधार को क्षति पहुंचाए बिना दबाव और झटके का सामना कर सकती है। ठीक है, और पुनः उत्थान कर सकती है और वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए अपनी क्षमताओं और परिसंपत्तियों को बढ़ा सकती है। माल और सेवाओं को वितरित करने वाले प्रभावी स्थानीय संस्थानों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है, मूल सिद्धांत है, उसको यहाँ पे दिया गया है। पहला है जन केंद्रित, पीपल सेंटर्ड। दूसरा है अनुक्रियाशील और सहभागी। तीसरा है बहुस्तरीय, मल्टी लेवल। चौथा पॉइंट है इसमें साझेदारी, पार्टनरशिप। पांचवा है गतिशील या डायनेमिक और सस्टेनेबल, यानी कि सतत। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत तेज़ी के साथ। देखिए, अब सतत विकास के जो हम सामाजिक घटक थे वो देख लिए, सतत विकास के आर्थिक घटक थे वो देख लिए हम लोग। अब सतत विकास का जो पर्यावरणीय घटक है उसको देखेंगे। सतत विकास का तीसरा घटक जो पर्यावरणीय संरक्षण है, जो कि आर्थिक विकास व सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीनों घटक एक दूसरे में व्याप्त और अर्थात इनमें परस्पर व्याप्ति है, क्योंकि घनिष्ठ रूप से अंतर संबंध है और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सस्ती जीवाश्म ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने निस्संदेह आर्थिक विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अरबों टन ग्रीन हाउस गैसों वाले पर्यावरण को नुकसान हुआ है। आज यह जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है। मूल रूप से सतत विकास के लिए जोहान्सबर्ग योजना के कार्यान्वयन, है ना, पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है पहला इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या किस चीज़ पे जोर है, तो बायोमास और ऊर्जा का सतत उपयोग, विशेष रूप से विकसित देशों में खपत और उत्पादन के अस्थिर पैटर्नों को बदलना। तीसरा है ज़्यादा स्वच्छ उत्पादन और पर्यावरण क्षमता की ओर अग्रसर होना। ठीक है, इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट इसमें देख लीजिएगा। अगला इसमें एक पॉइंट है कि विकास और पर्यावरण, ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोगी ब्रंट लैंड रिपोर्ट में गरीबी और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ सतत विकास का उल्लेख भी किया गया है इसमें। ठीक, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य जो कि SDG के माध्यम से एकीकरण जो हुआ है उसमें यहाँ पे दिया गया है। ये छोटा बस इतना ही, जो ये 4 पॉइंट देख रहे हैं आप। मूल नीति, दीर्घकालिक लाभ और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिस्थापन और सीमित संसाधन। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो छोटे छोटे पॉइंट है और जो मेन इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ, और जो थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई बस समझ में। अब देखिए, समझदार के लिए थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी होता है। थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक मरतबा रीड लगा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, कुछ इसमें जो क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग दिया गया है। ये जैसे कि एजेंडा, इसका मतलब क्या होता है, इसमें दिया गया धातीय युग क्या होता है, या यहाँ पे दिया गया है धातीय युग क्या होता है। देखिए, यह एक धातीय युग है क्योंकि दुनिया भर में आबादी के बड़े पैमाने पर घातीय वृद्धि के कारण अगले 30-40 वर्षों में और बदतर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी को धातीय युग कहते हैं। पानी और भोजन की कमी और गरीबी दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति और महासागरों की स्थिति के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। इसको कहेंगे हम क्या, एक्सपोनेंशियल एरा। ठीक है,
जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट उधर थे जो नहीं समझ में आ रहे थे, वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इसका वो समझा दिया गया है। ठीक है, सतत विकास जो उस विकास के रूप में परिभाषित किया गया था जो कि भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी विख्यात है ना। सतत विकास का लक्ष्य क्या है, यहाँ पे दिया गया सतत आजीविका और बौद्धिक संपदा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लीजिएगा। यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ बहुत तेज़ी के साथ, जो कि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही बारे में बात करेंगे। यथास्थिति दृष्टिकोण, सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण। देखिए इसमें यही एक है मानव विकास दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, ये दो इसमें पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। देखिए यथास्थिति दृष्टिकोण यहाँ पे दे दिया गया है, इसे आप देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आइए सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, ये देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण जो कि कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द CCB अप्रोच, ठीक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में कौशल विकास और ज्ञान के आधार में वृद्धि का प्रस्ताव रखता है। उन्हें समाज में शामिल कर लाभप्रद होने के लिए कौशल और ज्ञान के साथ सक्षम होने की आवश्यकता है ताकि वे समाज में योगदान दे सके। और SD ग्रामीण आबादी के अधिकांश हिस्से की सेवा करता है। और फोर्ड संस्था के ABCD मॉडल यानी कि ABCD मॉडल ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन का उद्देश्य है सभी पीढ़ियों के अर्जित करना, विकास, सुधार या हस्तांतरण, परिसंपत्तियों का निर्माण। और दृष्टिकोण में 3 मुख्य क्षेत्र नीचे दिए गए कौन कौन से, पहला है संसाधन रिसोर्सेज, दूसरा है सामाजिक बंधन, और तीसरा है आपका मानव संपत्ति। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों दे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। आइए हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण ये क्या होता है, तो देखिए सामान्य रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण जो है कि दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और उपलब्धि को संबोधित करने में व्यापार की भूमिका को सूचित करता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण एक तरह से एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है क्योंकि सतत विकास के 3 घटकों को एक साथ प्राप्त करना है। यहाँ तक कि यदि एक घटक की उपेक्षा की जाती है तो यह सकारात्मक प्रभाव को नकारने वाले अन्य 2 पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ठीक है, निजी क्षेत्र को विकास के उद्देश्य के लिए कई तरीकों से योगदान करने की क्षमता के साथ एक भागीदारी के रूप में रेखांकित किया गया है। पहला क्या है, देखिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, दूसरा निवेश वित्त प्रदान करना, तीसरा वैश्विक चुनौतियों के लिए अभिनव संसाधनों को आकार देने के लिए आवश्यक संसाधनों और ज्ञान को साझा करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। आइए हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ। एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है मानव विकास दृष्टिकोण। ठीक है, देखिए मानव विकास जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का तात्पर्य मानव की भलाई से है। ठीक है, जो किसी भी समाज या सरकार के लिए सफल होने के लिए एक अभिन्न लक्ष्य है। 98% विश्व कल्याण सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में मानव कल्याण को व्यक्तिपरक कल्याण भी कहा जाता है क्योंकि खुशी और कल्याण के लिए व्यक्तियों की अपनी धारणा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि WHR होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मानव विकास एक प्रक्रिया है और एक ही समय में एक परिणाम चयन की व्यापक संभावनाओं को परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसे विस्तार के विकल्पों की प्रक्रिया के रूप में सबसे आसान तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्या, कि प्रतिदिन एक व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकल्पों की एक श्रृंखला बनाता है। समझ रहे, मानव विकास का अंतिम लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना या अधिक आर्थिक विकास का प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। WHR में ध्यान केंद्रित करने के मुख्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, पहला है खुशी बहाल करने के लिए सामाजिक वातावरण, दूसरा है शहरी खुशी, और तीसरा है आपका सतत प्राकृतिक पर्यावरण, और चौथा है आपका सतत विकास और मानव कल्याण। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिएगा। अब देखिए हरित लेखा दृष्टिकोण ये क्या होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। बस यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं।
यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास के लक्ष्य तो मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड में भी बताया है कि उसके लक्ष्य क्या है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि यूनिट 4 में पूरे डिटेल्स के साथ दिया गया है क्या क्या इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, तो बस आप जो मैंने उधर बताया उसके लक्ष्य वो भी लिख दीजिएगा और कुछ इसमें से पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रासदी विकास लक्ष्यों के सतत विकास लक्ष्यों तक। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्यों का स्वरूप। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के सतत विकास लक्ष्यों तक क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित वैश्विक विकास एजेंडे में 8 SDG शामिल है, जो कि कौन है तो देखिए, पहला है गरीबी और भूख को मिटाना, दूसरा है सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है जेंडर समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण, और चौथा है आपका बाल मृत्यु दर में कमी लाना, और पांचवा है आपका मातृ स्वास्थ्य में सुधार, छठा है आपका HIV मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला ना करना, सातवां है पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना, और आठवां है आपका विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए 2015 में चूंकि MDG के लिए निर्धारित में अवधि समाप्त हो गई, इसीलिए वैश्विक विकास के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 2030 कहा गया, और इसके लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य कहा गया। ठीक है, MDG और SDG के बीच कुछ अंतर है जिन्हें संक्षेप में हम यहाँ बता रहे हैं। पहला अंतर क्या है, शून्य लक्ष्य, दूसरा है सार्वभौमिक लक्ष्य, तीसरा है व्यापक, और चौथा है भूख, है ना, ये उसमें क्या है अंतर है, और पांचवा है आपका समावेशिता। ये छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसे देख लीजिएगा। और छठा है आपका भूख और गरीबी, सातवां है आर्थिक सहायता, और आठवां है शांति स्थापित करना, और डेटा क्रांति, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, ये अंतर है किसके किसके बीच में, तो MDG और SDG के बीच में ये अंतर है। जो मैंने अंतर का जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया, और उसको आप डिटेल्स में जानने के लिए वो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको आप समझ लीजिए। अब देखिए सतत विकास लक्ष्यों का स्वरूप क्या था। ठीक है, देखिए एक एंथ्रोपोसीन युग, ठीक है यानी कि मानव द्वारा संचालित पृथ्वी ग्रह का युग है। ठीक है, मानवीय गतिविधि वैश्विक परिस्थिति के तंत्र कार्यों को इस प्रकार आगे बढ़ा रही है कि उसके परिणाम स्वरूप आपदाएं आ सकती हैं। यह एक विशेष प्रकार का युग है जिससे कि पृथ्वी प्रणालियों पर कार्बन, नाइट्रोजन और जल चक्र का अत्यधिक दबाव है। ऐसे कई पर्यावरणीय संकट है जो पृथ्वी की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। द्वीपों के जलमग्न होने और बाढ़ या अकाल जैसी आपदाओं के कारण लोगों का सामूहिक पलायन और विस्थापन होता है। इन चुनौतियों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को एहसास कराया है कि ग्रह को जीवित रखने के लिए पोषण की ज़रूरत, और इसे एजेंडा निर्धारित करके ही बचाया जा सकता है। आगे बात समझ में, सतत विकास लक्ष्य का स्वरूप क्या था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है सतत विकास के इसमें जो है देखिए इसमें जो पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल। ठीक है, और बुनियादी सेवाओं तक पहुंचना, और तीसरा है इसमें आजीविका के अवसरों को मजबूत करना और पारिस्थितिकी तंत्र को कुशल बनाना। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसमें प्रगति की निगरानी। ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा ये पॉइंट देखेंगे, SDG 2 जो कि शून्य भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है, पहला है खाद्य सुरक्षा, दूसरा है पोषण सुरक्षा, ये सब आप जान रहे हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बता दिया। आइए हम आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे SDG 3 इसके जो मतलब कुछ पॉइंट है यहाँ पे नीचे दिया गया है। ये SDG 3 बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। MMR क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये आपका एलिमिनेटिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, जो है इसमें SDG 4 जो यहाँ पे है SDG 4
इसको देख लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट है प्रारंभिक वर्ष, अर्ली ईयर्स। दूसरा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को बेहतर शैक्षिक परिणाम। और यहाँ पे है चौथा पॉइंट से उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। और पांचवा इसमें कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा। और 6 नंबर है जेंडर व विकलांगता संवेदनशील शैक्षिक सुविधाएं। ये SDG 5 इस तरीके से करके दिया गया है। देखिए, भारत का संविधान जेंडर की समानता को अपने सिद्धांतों में से एक रूप में लेता है। भारत में पिछले 5 वर्षों से जेंडर अंतर को कम करने के लिए तेज गति से काम किया गया है और नीचे दिए गए प्रयास SDG 5 को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। ठीक है, SDG 5 प्राप्त करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास कौन सा किया गया? तो सामाजिक सुरक्षा और आजीविका। ठीक है। दूसरा प्रयास किया गया कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। तीसरा प्रयास किया गया है राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी। ठीक है। चौथा प्रयास किया गया है सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है। इस तरीके से SDG 5 प्राप्त करेंगे। SDG 6 यहाँ पे दिया गया स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन निश्चित करना। ठीक है। भारत में विश्व के ताज़े जल संसाधनों का प्रतिशत मात्र 4 ही है, जबकि इसकी आबादी विश्व की 17% है। पानी की मांग 2030 तक दोगुनी हो जाएगी, जबकि स्वच्छता की लड़ाई कई वर्षों से लड़ी जा रही है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जल जनित बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है। भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन यह एक सतत संघर्ष है। नीचे दिए गए उपाय SDG 6 के संबंध के लिए जारी किया गया था। पहला इसमें क्या था? सभी के लिए सुरक्षित और सस्ता पीने का पानी हो अवेलेबल कराया जाए। दूसरा इसमें पानी की गुणवत्ता होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था और स्वच्छता सभी के लिए होना चाहिए। आई बात समझ में? SDG 6 के लिए ये उपाय किया गया। SDG 7 के लिए क्या? सस्ती और वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान बुक है। ठीक है। और ये आसान टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, सिर्फ आप पॉइंट समझ लीजिए, आप आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है। SDG 7 का उद्देश्य बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की सार्वभौमिक पहुंच और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है। सौर या सूर्य, पवन, जल और अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण जैसे अक्षय विकल्पों को संभव बनाकर भारत के ऊर्जा मिश्रित में विविधता लाई जा रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, यानी कि प्रत्येक घर को बिजली मिलती है और इसके तहत में भारत के 603 175 गाँव में लगभग यानी कि कितना ये है आपका 6,03,175 गाँवों में लगभग सभी घरों का विद्युतीकरण किया गया है। नीचे दिए गए उपाय भारत में SDG 7 को प्राप्त करने के लिए किया गया था। पहला, बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। और तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा, पकाने योग्य ऊर्जा। ठीक है। और चौथा है आपका ऊर्जा दक्षता। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, है ना। इस तरीके से SDG 7 को प्राप्त करने के लिए ये पॉइंट अपनाया गया। SDG 8 दिया गया। इसमें क्या है कि सभ्य और कार्य और आर्थिक विकास, सभी के लिए सतत समावेशी, सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना होता है। ठीक है। यानी कि SDG 8 में, यानी कि देखिए, भारत आर्थिक समृद्धि कार्य नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्यमशीलता का पारिस्थितिकी तंत्र है। आर्थिक विकास सतत विकास के प्रमुख घटकों में से एक है और भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के बाद से 7% की दर से बढ़ रही है, लेकिन महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समान ही है। इसमें जो कदम उठाए गए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, लघु यानी कि छोटे उद्यमों के लिए वित्त पोषण होना चाहिए। संरचनात्मक सुधार किया जाए SDG 8 को प्राप्त करने के लिए, और व्यापार करने में आसानी लाया जाए, असभ्य कार्य और श्रम कल्याण लाया जाए, फिर से पारिस्थितिकी तंत्र को कौशल बनाना, है ना। इस तरीके से SDG 8 था वो। SDG 9 यहाँ पे है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना,
है ना। इस तरीके से इसमें दिए, देखिए ये क्या है, SDG 9, ये भारत औद्योगिकरण को एक प्रभावी साधन मानता है जिसके माध्यम से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को साथ उच्च समृद्धि प्राप्त की जाती है। यह नवाचार और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ संभव है जो सतत विकास सुनिश्चित करता है। भारत में SDG 9 को प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट में सुधार लाया गया। पहले कौन सा पॉइंट, इसमें सुधार करने में आसानी लाया जाए, कोई भी चीज़ सुधार करने में क्या किया जाए, आसानी लाया जाए। लेकिन आज तो कितना मुश्किल हो गया, आप देख ही रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, इसमें डिज़ाइन और नवाचारी पारिस्थितिक तंत्र लाया जाए। और तीसरा स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र लाया जाए। और चौथा असंरचना विकास को इसमें लाया जाए, ठीक है, वृद्धि किया जाए, दूरसंचार का उपयोग किया जाए, ठीक है, ये SDG 9 प्राप्त करने के लिए। अब देखिए SDG 10 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कम असमानताएं, यानी कि देशों के भीतर और देशों के आपस में असमानता को कम करना, ठीक है, यानी कि SDG 10 का है। इसका उद्देश्य आय, जेंडर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करना है। यह देशों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के निर्णय लेने में और विकासशील देशों के लिए प्रतिनिधित्व और आवाज़ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। भारत के पास किसी भी असमानता की जाँच करने के लिए एक मजबूत कानून ढांचा है, लेकिन वास्तविकता लक्ष्य से कहीं दूर है। SDG 10 को प्राप्त करने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लाए गए हैं, उसको देखते हैं। पहला है आय वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, अवसरों और परिणामों की समानता को बढ़ावा देना। तीसरा है विशेषीकृत विकास कार्य में डिज़ाइन तैयार करना। चौथा है इसमें सामाजिक संरक्षण के उपाय। और पांचवा इसमें वित्तीय समावेशन। और छठा है आपका सतत प्रवासन और प्रवासियों के लिए एक समर्थन प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा SDG 10 और SDG 11 है, यहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा। SDG 11, SDG यहाँ पे 12 है, इसे आप देख लीजिएगा। जो इसमें पॉइंट है उसको भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। SDG 13 यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG 14 यहाँ है, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसमें अब SDG 15 यहाँ पे ज़मीन पर जीवन, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, है ना, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। SDG 16 ये शांति, न्याय और मजबूत संसाधन, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। SDG 17 के लक्ष्य के लिए साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसमें बहुत छोटा छोटा ये पॉइंट है, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए यहीं पे इस यूनिट का समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में आपके 3 यूनिट है, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 5, ठीक है। आइए हम देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे इसमें। फर्स्ट यूनिट इसमें है ब्लॉक 2 का वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं, ठीक है। वैश्विक सामूहिक जो धरोहर की अवधारणा है, इसमें हम देखेंगे ये वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा, और इसमें है सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति के सामूहिक विरासत, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे एकदम ज़रूर देख लीजिएगा। वैश्विक सामूहिक धरोहर संसाधनों के विशेष संदर्भ में सामूहिक धरोहर की अधिक सामान्य अवधारणा का एक पहलू है। इसलिए वैश्विक समुदाय की अवधारणा को समझने के लिए समुदाय की अवधारणा को समझना सबसे पहले अनिवार्य है ना। पहला पॉइंट इसमें है, देखिए सामूहिक धरोहर, ठीक है, कॉमन्स क्या होता है देख लीजिएगा। संसाधनों के दो गुण, अपवर्जन और घटाव, इसे आप देख लीजिएगा। संसाधन जो इसी का पॉइंट चल रहा है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। संसाधन क्षेत्र, संपत्ति का अधिकार। वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, इसे आप ज़रूर एकदम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन, यानी कि सामूहिक धरोहर की एक वैश्विक समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, टाइम बहुत कम है। सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत तेज़ी के साथ। यहीं पे ये शायद यूनिट यहाँ पे इसका समाप्त होता है, जो इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने उसे बता दिया। आइए यूनिट 6 देखते हैं। इसमें सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसमें पहला, इसमें सबसे मेन पॉइंट इसमें बनेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992, ठीक है। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पूर्व 2 जो दशक की यात्रा थी वो यहाँ पे दे दिया गया है, छोटा सा पॉइंट में आप बस 10 लाइन उसको पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं।
आइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें 1992 में ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है हुआ, और इसलिए इसे रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और सबसे लोकप्रिय रूप में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। संघीय और राजनीतिक घोषणाओं और कार्य योजनाओं के रूप में विभिन्न परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे ये निम्नलिखित हैं कौन कौन से रहे हैं, तो यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एजेंडा 21, ठीक। आइए, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जो बाद में जो 2 दशक आए थे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर आप समझ लीजिएगा और एक बार इसे रीड कर लीजिएगा बस। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक 2 का, ठीक है। यूनिट 3 में क्या, विकास सतत और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध विभेदित जिम्मेदारियों। देखिए, जो मैंने ब्लॉक 1 में समझाया है, अगर इस बुक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ब्लॉक 1 से कुछ पॉइंट लेकर के और कुछ इससे लेकर के आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा और आपका नंबर मिल जाएगा। विकास और सततता की अवधारणाएं, देखिए सतत विकास का अवधारणा मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, और जलवायु परिवर्तन, अर्थ और प्रभाव इसका, ये तो आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं अगर पढ़े होंगे तब। विकास सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच में परस्पर संबंध क्या है, इसको आप समझिए। 2 बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन और दूसरा विकास सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच में परस्पर संबंध, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है विकास की अवधारणा, विकास की सततता की अवधारणाएं, इसमें फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे दे दिया गया है, और दूसरा यहाँ पे सततता की अवधारणा यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन, अर्थ और प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं तेज़ी के साथ बढ़ रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट बता करके आपको। चलिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विकास सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध, विकास सततता और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं के बीच संबंध विद्यमान। कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सतत विकास के रोक रहा है, यहाँ तक कि मौजूदा विकास लाभ को नष्ट कर रहा है। आज वास्तविक चुनौती और अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार करना है। यदि हमें जलवायु परिवर्तन को सार्थक रूप से दूर करना है तो विकास संबंधित मामलों और जलवायु परिवर्तनों को एकीकृत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन को दोषपूर्णता को कम करने के लिए समाजों का इन संसाधनों की रक्षा के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। चलिए, इसे आप देख लीजिएगा, बस जो इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया इस यूनिट में और इस ब्लॉक में। आइए हम ब्लॉक 3 देखते हैं। ब्लॉक 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें 3 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें, सिर्फ हम पॉइंट बता दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि टाइम को बचाना है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे, इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ और अवधारणा, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट है आपका सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। बस इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसे ज़रूर देख लेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे हम। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा का अर्थ और अवधारणा। अब तक हमने सतत विकास की अवधारणा के बारे में स्पष्ट समझ हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ के बारे में, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। विकास, सतत विकास से संबंधित एक और शब्द को समझने का प्रयत्न करें जो कि खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जटिल बहु तथ्यात्मक परिणामों के साथ एक अगोचर चर है। इसका उपयोग कई शैक्षिक और नीतिगत प्रवचनों के लगभग 200 भिन्न भिन्न तरीकों से किया गया है और इसमें 450 संकेतक हैं और खाद्य सुरक्षा की परिभाषा के समय साथ विकसित हुई है। 1974 में खाद्य सुरक्षा के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया खाद्य सेवन के लिए नियमित विस्तार का पोषण करने के लिए मूलभूत खाद्य सामग्री को हर समय पर्याप्त विश्व खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता कराना और
उत्पादन और कीमतों की अस्थिरता को में समायोजन करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 1990 के दशक में मध्य तक खाद्य सुरक्षा वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई थी, और अब खाद्य तक पहुंचने में पर्याप्त भोजन शामिल था, जो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के लिए चिंता का संकेत था। बाद में इस परिभाषा में खाद्य सुरक्षा, पोषण संतुलन और खाद्य अभिरुचियों को सम्मिलित करके इसका और अधिक विस्तार किया गया है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में मानव सुरक्षा की अवधारणा में खाद्य सुरक्षा को शामिल किया। यह विश्व खाद्य सुरक्षा 1996 की नई परिभाषा में परिलक्षित होती है, जिसने खाद्य सुरक्षा को एक स्थिति के रूप में पुनः परिभाषित किया है जब सभी लोग हर समय अपनी आहार आवश्यकताओं और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं। 2001 में खाद्य सुरक्षा की इस परिभाषा को भी संशोधित किया गया व सामाजिक शब्द को सम्मिलित किया गया। ठीक है, जब सभी लोग हर समय अपनी आहार आवश्यकता और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुंच रखते हैं। ठीक है, खाद्य असुरक्षा के बारे में यहाँ पे ये ही 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं। यानी कि खाद्य सुरक्षा के 4 मुख्य आयाम हैं: उपलब्धता, सततता, पहुंच और उपयोग। ये 4, ठीक है, ये आयाम खाद्य की भौतिक और आर्थिक पहुंच को दर्शाते हैं, जो लोगों की आहार संबंधी जरूरतों को, प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। पहला है खाद्य उत्पादन और उपलब्धता, क्या भोजन उत्पादन पर्याप्त है। दूसरा है यहाँ पे भोजन तक पहुँच, क्या लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। तीसरा पॉइंट है खाद्य उपयोग, स्थानीय स्थितियों भोजन से लोगों के पोषण पर कैसे प्रभाव डालती है। और चौथा इसमें पॉइंट है खाद्य आपूर्ति की सततता, क्या खाद्य आपूर्ति और उस तक पहुंच सुनिश्चित है। चलिए, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली अर्ध सदी के दौरान जनसंख्या के अभूतपूर्व वृद्धि के कारण खाद्य मांग में वृद्धि हुई। ठीक है, बढ़ती आबादी से खाद्य मांग बढ़ने के कारण खेती प्रणालियों की उत्पादक क्षमता को कटौती आई है और कृषि भूमि की कमी, साथ ही उत्पादकता में गिरावट, में वैश्विक भोजन की कमी, मानव कुपोषण और भूख योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। चलिए, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में के लिए। चलिए, जैव विविधता को नुकसान, ये उसी में पॉइंट आ रहा है जो मैंने बताया। ठीक है, चलिए, मरुस्थलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, जलवायु परिवर्तन जो कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक, बस अब इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 3 का स्वास्थ्य, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकियों की भूमिका। ठीक है, इसमें समझिएगा हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकियों का अर्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं उसके 2 पॉइंट हैं, हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताएं और श्रेणियां। तो 2 इसमें, एक है हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं और दूसरा इसमें पॉइंट है इसकी श्रेणियां। ये 2 ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं। हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकियों का अर्थ यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। मैं थोड़ा सा धीरे से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। अब देखिए हरित प्रौद्योगिकियाँ है क्या, यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि अभिसरण प्रौद्योगिकियाँ, क्या अंतर है, सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा तो इसमें और उसमें अंतर आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको जो विशेषताएं हैं, पहला इसमें देखिए हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं। ठीक, इसके 5 विशेषताएं हैं। पहला है उच्च दक्षता ऊर्जा और संसाधन का उपयोग। ठीक, दूसरा इसमें कम लागत इसकी विशेषताएं में है। तीसरा है इसमें द्वितीयक प्रदूषकों के गैर प्रजनन। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा या सामग्री का उपयोग। और 5वां है इसमें मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लाभकारी। अब देखिए इसके जो विशेषताएं हैं, प्रौद्योगिकी की श्रेणियाँ, ये देखेंगे। ठीक है, हरित प्रौद्योगिकियों की श्रेणियाँ, पहला इसमें है निगरानी और मूल्यांकन प्रौद्योगिकियाँ। दूसरा है निवारण प्रौद्योगिकियाँ। तीसरा है आपका नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ। और चौथा है उपचारी और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हरित प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बस जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया इस यूनिट में। अब हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट 10 इस ब्लॉक का लास्ट यूनिट है, इसको देंगे सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। ठीक है, इसमें शिक्षा का अर्थ और महत्व ये तो आप ऑलरेडी पहले भी जान रहे हैं, शिक्षा का अर्थ और महत्व। ठीक है, लेकिन इसको हम देखना है सतत विकास के अंदर में देखना है कि इसका मतलब अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है, यही इसमें एक इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं शिक्षा का अर्थ और महत्व। देखिए, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करने से पहले हमें शिक्षा और सतत विकास के अर्थ और महत्व को समझना जरूरी होता है। भूमिका को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका या अस्वीकृत कार्य। भूमिका की परिभाषा किसी व्यक्ति का कार्य या स्थिति या किसी व्यक्ति द्वारा अभिनय किया गया अंश या चरित्र है। भूमिका का उदाहरण अस्पताल में नर्स की स्थिति है। मैरियन वेबस्टर एक विशेष संचालन या प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया कार्य या भाग के रूप में भूमिका को परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें दे दिया गया है, आप इस देख लें। बैकग्राउंड वाले आवाज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे थोड़ा सा रोड वगैरह है तो गाड़ी आती जाती रहती है। ठीक है, चलिए, सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका क्या रही, तो देखिए यहाँ पे दिया गया सतत विकास जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया था कि औपचारिक रूप से वर्ष 1992 में विश्व समुदाय के लिए शुरू किया गया था सतत विकास। ठीक है, इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पर्यावरणीय विषयों से जुड़ा है। कोविड-19 महामारी में से उत्पन्न त्रासदी विश्व को बेहतर निर्माण का एक अविश्वसनीय अवसर भी प्रदान करती है। शैक्षिक संस्थान चाहे वे कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय हो, उनको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए कि विश्व के नीति निर्माताओं और नेताओं को विश्व की तेजी से जटिल विकास समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। आगे बात समझ में। अब इसके जो छोटे मोटे पॉइंट है इसको आप देख लीजिएगा, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ें। यूनिट ब्लॉक 4 में हम एंट्री कर चुके हैं। अब इसमें जो 4 यूनिट बच गए हैं, बस 10 से 15 मिनट में ये 4 यूनिट एकदम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला यूनिट इसमें दिया गया है ब्लॉक 4 में, सतत विकास के लक्ष्य। देखिए, ये फर्स्ट यूनिट में ही मैंने बता दिया था। ठीक है, और इस देखिए सतत विकास नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, सतत विकास नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व। और इसके पहले वाला जो पॉइंट मैंने बताया वो तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें सतत विकास की नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से, तो पहला इसमें तत्व है दीर्घकालिक नियोजन क्षितिज। ठीक है, देखिए इसमें क्या, विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर नीतियों को प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त ढांचे की अनुपस्थिति में अल्पकालिक उद्देश्यों पर लक्षित उपायों का चयन किया जा सकता है, भले ही उनके नकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव हालांकि अलग अलग लक्ष्यों के बीच अदला बदली अल्पावधि में प्रबल हो सकता है। ठीक है, दीर्घकालिक समय में मानव निर्मित प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक पूंजी का कल्याणकारी सुधारों का समर्थन करने में एक दूसरे के ये पूरक होंगे। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ अब पॉइंट बता दे रहा हूँ, एक मैंने समझा दिया, मूल्य निर्धारण। तीसरा है लोक वस्तुओं का वितरण, ये नीतियों का तत्व है। ठीक है, सतत विकास के नीतियों का तत्व। इसमें चौथा पॉइंट है लागत प्रभावशालिता। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव नेस। ठीक है, अब पांचवा इसमें पॉइंट है पर्यावरणीय प्रभावशालिता। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ पॉइंट है पर्यावरणीय प्रभावशालिता में, ये 4 पॉइंट दे दिया गया है। पुनरुत्पादन और प्रतिस्थापन और समावेशता और अप्रत्याशितता से बचना। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। अब इसमें जो है उसमें जो मैंने पॉइंट इधर जो बताया, पर्यावरणीय प्रभावशीलता कितना हो गया, इसके जो सतत विकास की नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व 1 2 3, और ये 4 हो गया लागत, 5 हो गया पर्यावरणीय, और 6 हो गया यहाँ पे नीति एकीकरण। ठीक है, और 7 हो गया आपका पूर्व विधान, और 8 नंबर आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब 9 नंबर हो गया ये पारदर्शिता और जवाबदेही। ये जो है सतत विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नवाचारी नीतियाँ हैं इसको आप देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा ज़रूर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत तेज़ी से
इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अब आइए हम बात करेंगे निष्पक्षता और न्याय की पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान। ठीक है, इस यूनिट में हम देखेंगे, सिर्फ अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये ना समझिएगा कि मतलब ऐसे ये समझ नहीं आया। तो देखिए, एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक होता है उसी को सिर्फ बताया जाता है। ज़्यादा एक्सप्लेन से अगर पढ़ना होता है तो वो एग्ज़ाम से पहले साल भर से जो होता है पढ़ाई उसमें किया जाता है, एक एक पॉइंट एक एक चीज़। लेकिन जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं ये इस तरह बता रहा हूँ। ठीक है, पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच संबंध, यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मूल निवासियों का महत्व। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसको बहुत जल्दी। पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी के अधिकारों के बीच संबंध। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी लोगों की संख्या 104.2 मिलियन है, जो देश की 1.2 बिलियन आबादी का 8.6% है। यह विश्व के किसी भी देश में सबसे बड़ी स्थानीय या मूल आबादी है, जिसमें भारत के भौगोलिक भूभाग का 22% भाग है। वे जिन क्षेत्रों में रहते हैं वे देश के सबसे अविकसित क्षेत्र हैं। उनमें से लगभग 93% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक, इसके अतिरिक्त जंगलों की बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वे इन जंगलों से उत्पन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। बदले में उन्हें जंगल को संरक्षित करने की रुचि है, क्योंकि वह उनकी जीवन समर्थन लाइफ सपोर्ट प्रणाली है। लेकिन वैश्वीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण मूल निवासी उन पारंपरिक भूमि और क्षेत्रों तक अपनी पहुंच खो रहे हैं जिन पर उनकी आजीविका निर्भर है। इसने शहरी और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसमें जनजातियों की आजीविका का स्वरूप बहुत प्रभावित हुआ है। यह प्रवृत्ति बड़ी संख्या में जनजातियों को उनके आवासों से विस्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। आगे बात समझ में, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो महत्व है यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। चलिए इस यूनिट में इतना ही बस। अब हम जो लास्ट यूनिट है, नहीं सेकंड लास्ट यूनिट है ये, इसमें हम देखेंगे। आइए, इसमें जो है इम्पोर्टेंट सतत चयन की प्रासंगिकता और वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ, यही 2 पॉइंट इसमें है ही है। बस आइए हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ। वह सतत चयन की प्रासंगिकता, ये देखिए हमारे दैनिक जीवन में एक सरल उदाहरण प्लास्टिक का उपयोग है। यह हमारे दैनिक जीवन में इतनी अच्छी तरह से अंतर्निहित है कि हमारी लगभग सभी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक का रूप प्लास्टिक बैग है, और 1970 के दशक में एक दुर्लभ नवीनता प्लास्टिक शॉपिंग बैग अब सर्वव्यापी वैश्विक उत्पाद है, जो 1 खरब यानी कि ट्रिलियन प्रति वर्ष की दर से निर्मित होता है। समझ रहे हैं, वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ध्रुवीय बर्फ की टोपी के रूप में महासागरों की गहराई में दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का निर्माण कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि वह वायु प्रदूषण का स्तर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियों का न केवल हमारे प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वे कई जानवरों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं जो गलती से उनका उपभोग कर लेते हैं। आगे बात समझ में, यही इसकी प्रासंगिकता है। इस तरीके से आप इसे और भी यहाँ पे दिया गया है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक, वैकल्पिक संसाधन के उपयोग पर्यावरणीय लाभ, देखिए हम पेपर बैग जैसे वैकल्पिक तकनीकी व संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ पर थोड़ा सा चर्चा कर देखिए। पहला है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें पुनर्चक्रीय साइक्लेबल। ठीक है, तीसरा है ऊर्जा रक्षक एनर्जी सेवर। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक। ठीक है, कन्वर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, इस तरीके से हम इस यूनिट को देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो लास्ट यूनिट है इसमें यूनिट 14, उसको देख लेंगे। सतत विकास में गैर राज्य हित धारकों, सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और सतत विकास के निगमों की भूमिका और विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं इसमें। आइए देखते हैं सतत विकास की आवश्यकता। ठीक है, एक विकसित धारणा है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। किसी भी कार्यवाही के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं। एक समय में इनसे न केवल एक विचार करने में, निर्णय में त्रुटियां हो सकती हैं और
अरक्षणीय परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास गवाह है केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से उन सामाजिक और पर्यावरणीय हानियों को जन्म दिया है जिन्होंने आगे जाकर समाज को प्रभावित किया है। इसी संकेत के माध्यम से पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और लोगों को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्रदान किया जाए जो हम कम से कम आर्थिक संसाधनों पर क्या कर सके, निर्भर करती है। आगे बात समझ में। इसी तरह अगर हम बात करें समाजों की दीर्घकालिक सत्ता और सफलता एक स्वस्थ और उत्पादक जनसंख्या पर निर्भर करती है। एक समाज जो कि अशांति, गरीबी और बीमारी का सामना करते हैं वे दीर्घकालिक विकसित नहीं होंगे। सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण एक दूसरे के विकास से संबंधित है और समस्त प्रणाली एक स्वस्थ जीव मंडल पर निर्भर करती है जिसमें हम रहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए सतत विकास के महत्व को इस दृष्टि से देखा जा सकता है। पहला दृष्टि कौन सा है, आवश्यक ज़रूरतें प्रदान करना। दूसरा दृष्टि यहाँ पे है कृषि आवश्यकताएं। तीसरा है जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना। चौथा है वित्तीय स्थिरता कायम करना। ठीक है, और लास्ट इसमें है जैव विविधता की सततता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सतत विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका देखिए। गैर सरकारी संगठन जो कि और अन्य सामाजिक समूह न केवल शासन के हितधारक हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए सार्वजनिक लोक समर्थन के सक्रिय संग्रहण के माध्यम से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। ठीक है, यह माना जाता है कि एनजीओ की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक बैठकों की तैयारी में उन्हें अनुकूल आधार प्रदान करती है जहां वे सरकारी एजेंडों को प्रभावित करने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने में सक्षम प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं और आधिकारिक विषय में उत्पादक सामग्री प्रदान करते हैं। जब सही अवसर, समय और स्थान प्रदान किया जाता है तो एनजीओ वास्तव में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सीमा के भीतर राज्य के साथ अंतरंग पारस्परिक विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है बहुत तेज़ी के साथ, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। सतत विकास में श्रमिक संघों की भूमिका, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक है यहाँ पे सतत विकास के निगमों की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। बस अब इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं पे इस यूनिट का एंड होता है और इस बुक का भी यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। राइट, अगर मेरे बोलने में या समझाने में किसी तरह की गलती हो गई उसके लिए सॉरी प्लीज़। और ये एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मैं इस तरीके से वीडियोज़ बनाया हूँ। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो मैं इस पर यूनिट वाइज यूनिट में वीडियो बना दूंगा या ब्लॉक वाइज ब्लॉक ये वीडियोस बनेगा। राइट,